This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज रूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस पे। रूल ऑफ लॉ कितना इंपॉर्टेंट है और उसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है, कैपिटल फॉर्मेशन से क्या ताल्लुक है, इस पे आज हम जोर देंगे। इस शो को करने की एक वजह यह भी है कि आजकल रूल ऑफ लॉ पे बड़ा जोर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो प्राइम मिनिस्टर बेचारा बिल्कुल तैयार है हथकड़ी लगा के जेल जाने पे के लिए अगर कोर्ट ऐसा हुक्म देती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसके पीछे इतने बड़ी वोट है, जिसके पीछे इतने लोग हैं, वो कह रहा है जी आई एम रेडी टू अबाइड द रूल। इससे एक इम्प्रेशन दुनिया में यह पहुंच रहा है कि पाकिस्तान में बहुत रूल ऑफ लॉ है, बहुत यहाँ कायदे कानून पे अमल हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी उससे बाहर नहीं है, प्रेसिडेंट खुद इस में पड़ा हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है, हम लोग जो रोज़ाना कारोबार करते हैं दुनिया में, यहाँ के कोर्ट्स को हम फेस करते हैं, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे कोई भी केस यहाँ 4 साल 5 साल से पहले उसका फैसला नहीं होता। लोग बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हैं इन कोर्ट से। वो लोग आपस में जिरगा करके और दूसरे अरेंजमेंट के ज़रिए अपने मामलात को हल करना प्रेफर करते हैं। कोई आदमी अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक है और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, वो उसको सालों साल खाली नहीं करा सकता। कानून किधर है? अगर किसी इंसान ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लीज़ करवाई है, तो कहते हैं जी इस लीज़ की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इसके अलावा भी लीज़ हो चुके। वेयर इज़ द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान? और इस प्रोसेस में हमें जो कंसर्न एज ए बिजनेस चैनल या बिजनेस एनालिस्ट कि कैसे यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को कि आप पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, आपकी एक एक धेला जो है आपका सेफ रहेगा। बिकॉज वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी हैव रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस, वी हैव रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। जब ऐसा नहीं होगा तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आप देखते रहते हैं दुनिया में, जहाँ रूल ऑफ लॉ है वहाँ तरक्की है, जहाँ रूल नहीं है वहाँ तरक्की नहीं है। पाकिस्तान के बैकवर्डनेस की एक बड़ी वजह यह है। इस वक्त 19 लाख केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में जो फैसले नहीं होते। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के वक्त भी इतनी थे, आज भी उतनी हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है जावेद मुसर्रफ साहब को, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और एक कॉलमिस्ट भी हैं। अक्सर आपने इनके आर्टिकल्स लीगल इश्यूज़ पे पढ़े होंगे अखबारों में, साथ साथ ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आके अपने इज़हार ख्याल करते रहते हैं। जावेद साहब, मैंने जो बात कही आपको, आपकी फर्टिलिटी को ज़रा बुरा तो लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि मैं 2005 से यहाँ हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ आज तक। जो लीगल सिचुएशन पहले थी वही आज भी है, कोई रिलीफ नहीं आया। सिर्फ एक इलाके में रिलीफ आया है, अब वो है मलाकंड एजेंसी, जहाँ निज़ाम अदल नाफिज हो गया जो सूफी मोहम्मद का डिमांड था। रेस्ट ऑफ द कंट्री वी आर स्टिल द सेम। इस पे आप एक जनरल कमेंट करें, फिर मैं आपसे मज़ीद बात करूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ के लुग़वी माने है कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, कानून पे अमल दरामद। ये चीज़ आपके यहाँ पाकिस्तान में ज़बानी और किताबों तक तो है, लेकिन सही माने में माइट इज़ राइट का फ़लसफ़ा यहाँ जारी हो सारी। अभी जैसे आपने फरमाया लीज़ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट अगर एक दफ़ा लीज़ हो गया तो जब तक कि वो लीज़ कैंसिल नहीं हो सकती, दूसरी लीज़ हो, अगर दूसरी लीज़ हुई तो इल्लीगल हुआ। जिस शख्स ने भी किया उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक लीज़ की मौजूदगी में तुमने कैसे लीज़ किया। जैसे अब आप यूँ समझिए, बहसियत मुसलमान के निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। बिल्कुल ये इसी तरह है कि एक दफ़ा अगर लीज़ हो गई तो दोबारा जब तक कि वो लीज़ कैंसिल नहीं होती दूसरी लीज़ नहीं हो सकती। अब आप आ जाइए बिज़नेस कम्युनिटी पे। इन्वेस्टमेंट आपके पास उस वक्त आएगा, आप अपनी मिसाल लीजिए, अगर आप 100-200 रुपये की सब्ज़ी ख़रीदते हैं, उसको भी आप गौर से देखते हैं कि गली हुई ना हो, सड़ी नहीं हो, तो जो लाखों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट लाएगा उस शख्स को भी किसी किस्म की प्रोडक्शन चाहिए या नहीं, वो क्यों लाए। यहाँ ऐसा है कि लोगों की दुकान में डकैती हो जाती है, अक्सर बाज़ केसेस में लोगों की जान चली जाती, कोई FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी तरह से वो इतना सोर्सफुल है कि उसने FIR लिखा दी, तो FIR लिखाने के बावजूद बहुत कम केसेस में उसके कातिल पकड़े जाते हैं। अगर वो पकड़े भी गए तो सज़ा जो है समझिए बहुत ही रेयर केसेस में होती है। तो इन हालात में जो इन्वेस्टर है
उसकी इनकरेजमेंट होगी या डिस्करेजमेंट होगी। जैसे इस पे मैं जो आपको कंसर्न शो करना चाह रहा हूँ, खास तौर से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास चॉइसेस हैं। वो देखते हैं कि जी वो कंट्री ए में तो कानून है, दूसरे कंट्री बी में नहीं है। हम लोग में अगर हमारे पास कानून नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। चॉइसेस उनके पास बहुत हैं। ये नहीं है कि वो मजबूर हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। इन तल्ख बातों का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी तरह से ये ब्रिटिश सिस्टम जो हमारे यहाँ लागू है उसको वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको इम्प्रूव करके इस लेवल पे लाना है ताकि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, विच इज़ द पर्पज़। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, यहाँ से गुर्बत कैसे दूर होगी। मैंने आप सर्च किया ना कि देखिए जराइम उस वक्त ख़त्म हो सकते हैं जब जराइम की बीच क्यों नहीं की जाए। पहली बात ये देखिए, एफआईआर जो है, जो कानून है, इस कानून ये है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, आपका चाहे उसका वास्ता नहीं, मिसाल तौर पे आप समझ लें कि लांडी में एक जुए का अड्डा चल रहा है, आप जाके कहें कि वह SHO साहब से कि आप रिपोर्ट लिखिए कि मेरे इल्म में आए कि लांडी में जुए का अड्डा चल रहा, तो SHO या जो शख्स भी रोज़लामचे पे बैठा है वो ये पूछने का मजाज नहीं है कि साहब आप तो क्लिफ्टन में बैठे हुए, आपको क्या तकलीफ है। कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो ये हर शहरी की ड्यूटी है कानूनी कि वो जाके रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट लिखना उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, अब अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो जराइम की बीच क्यों नहीं कैसी होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है FIR लिखने के बाद। FIR कटवाना तो यहाँ बहुत बड़ी बात है भाई, यही आप कोई भी लीगल एकदम अपना जेन्युइन को केस लेके जाएं किसी भी थाने में, वो रिफ्यूज कर देता है सिंपली। यहाँ तक कि लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है टू इंटरवीन टू रिपोर्ट, जिससे कोर्ट के ऊपर और बर्डन बढ़ रहा है। हाँ, वो भी दुरुस्त है। लेकिन देखिए ये कोर्टों पे जब बर्डन बढ़ रहा है FIR का, इसकी एक वजह भी है कोर्ट डायरेक्शन दे देती, उसके बाद भी महीनों उस गरीब को टहलाते रहते हैं जिस शख्स के फेवर में ऑर्डर हुआ है, अभी आ जाओ, कल आ जाओ, सो फलाना डॉक्यूमेंट तुम नहीं लाए। हालांकि FIR दर्ज कराते वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत उस वक्त होती है जब, जैसे मिसाल के तौर पर समझे एक शख्स ने आपको चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब आप अगर जाके FIR लिखाते हैं तो उसको पूछने का हक बिल्कुल नहीं है कि तुम वो चेक तो लेके आओ। ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। FIR लिखने के बाद वो केस किसी को X को Y को Z को मार्क हो गया, वो IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहलाता है। वो मांग सकता है कि भाई जो चेक डिसऑनर है वो ला, दिस इज़ ए पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन ऐसा यह नहीं होता। यहाँ जो शख्स FIR दर्ज कराने जाता है, बावजूद इसके कि कोर्ट का ऑर्डर उसके पास होता है, महीनों उस बाज़ केसेस में लोग चक्कर लगा लगा खुद ही तंग आ जाते, कहते भाई बाज आए हम ऐसी FIR से जिस, अच्छा तो वो जिरगे में चले जाते हैं। तो जिरगे वगैरह की इसीलिए है कि देखिए एक आदमी को प्रॉपर रेमेडी, प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलती है तो आदमी को, अब आदमी समझ लीजिएगा एक आदमी है कि उसको कोई बीमारी है, कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो अताई के पास तो जाएगा ना, जान बचानी, जान तो बचानी, जान बचानी। तो ये जिरगा वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपके यहाँ आम हुई हैं, और इसकी वजह यही कि लोगों को प्रॉपर रेमेडी नहीं मिल रही है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, बुरा ना माने ये हमारी आपकी कम्युनिटी, ये देखिए कोई आप लोगों की आज़ादारी नहीं है कानून इंसाफ दिलाना। कोई ना कोई रास्ता, जैसे आपने कहा कि जिरगे के तब लोग जाएंगे, लोग उठ खड़े होंगे आपके निज़ाम के ख़िलाफ़, जैसे कि स्वात में हुआ। और सूफ़ी मोहम्मद को ऐसे तो हटा दिया गया लेकिन उसकी बात तो मानी गई आखिर में। ANP की हुकूमत विच इज़ ए सेक्युलर पार्टी, उसने निज़ाम अदल किया, और जितनी रिपोर्ट्स हमने अब तक पढ़ी है वहाँ बड़ी तेज़ी से केसेस निपटाए जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज ए टाइम लिमिटेशन, 4 महीने 6 महीने का लिमिटेशन डाल दिया गया। बात यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा, पीपल विल डिमांड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मलाकंड सिस्टम ऑल ओवर पाकिस्तान, या फिर और दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स है। नाइजीरिया का एग्जांपल है, UAE का एग्जांपल ले लीजिए, इस्लामिक कानून ले आइए यहाँ पे, अब कोई मसला नहीं है। फैसले UAE में कोई सोच सकता है कि FIR ना कटे या किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर ले, सोच भी नहीं सकता। सऊदी अरबिया में एक तस्वुर ही नहीं इसका। देखिए ये जो बात आपने अभी फरमाई, आप खुद भी रहे हैं इन ममालिक, सऊदी अरबिया में अगर किसी की गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ जाए तो वर्क़े के बगैर डेंटर पेंटर कोई अब उसको वहाँ गाड़ी खड़ी करने नहीं देता। लेकिन वहाँ वर्क़ा जिसको आप FIR कह लें, वहाँ दर्ज कराने के लिए उसको जूता खींचने के लिए, लेकिन यहाँ जाने का कोई सबसे पहले थाने जाता है तो 100 तो उससे सवाल शुरू कर देते हैं, वो बेचारा तंग हो जाए, अच्छा कल आ जाना, सुबह आ जाना। FIR के बारे में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कैन नॉट बी डिलेड फॉर ए सिंगल साइट, साइट फॉर ए सिंगल साइट, अंग्रेज लिख के गए।
अंग्रेज लिख के गए, पुराने जजमेंट्स आप पढ़ें हमारी कोर्टों के भी, तो उसमें एक FIR के रजिस्ट्रेशन को आप डिले नहीं कर सकते। थोड़ी देर के फर्ज करिएगा एक शख्स एक झूठा केस लेके आया, FIR फिर भी दर्ज करनी चाहिए, ठीक है FIR दर्ज करें, उसके खिलाफ कानून में गुंजाइश है, 182 की कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। लेकिन ये तो जब FIR दर्ज हो जाएगी उसके बाद होगी ना, इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद शुरू होगी। अब अभी आपने जो कहा, देखिए ये एक बड़ी पुरानी ज़रबुल मसला है, तंग आमद बजंग आमद। अब लोग तंग तो आ गए, आप देखिए काफ़ी लोग मुंह खोल के बोलना शुरू कर रहे हैं कि देखो ये परेशानी है, हमें ये परेशानी। अब जैसे आपने एक लीज़ की मिसाल दी, सब्सिक्वेंट लीज जो है ये कानूनन जुर्म है मेरे ख्याल से। आप कहाँ किसी भी जगह बैठ जाइए, लोग कहते हैं जी लीज की कोई वैल्यू नहीं है, साथ साथ लीज होता है यहाँ पे। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, वो कहता है कि जी अभी बोले मैं रजिस्ट्रार को फ़ोन करता हूँ, अभी आएगा मेरे घर पे आपको लीज करके देगा। और ये फैक्ट है कि शहर में साथ साथ लीज घूम रहे हैं। अच्छा, वो केसेस जाते हैं, भाई फैसला तो जज ही करेगा ना कि कौन, अगर ये डिस्प्यूट हो गया, एक चीज़ को 2 आदमी मांग रहे हैं, उसमें 4-4 साल 5-5 साल लग जाते हैं। मैं एक ऐसे केस को जानता हूँ जहाँ एक तरफ एक लीज प्रॉपर्टी पार्टी है, एक तरफ एक कब्जा करने वाला है जो सिर्फ उसके पास 2-3 रसीदें हैं बुकिंग की, उसको कोर्ट ने मान लिया, रसीद वाले को, और लीज वाले को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, आप अगर कानूनन बात करते हैं तो जिसके फेवर में लीज है उसका राइट जो है वो ज़्यादा मजबूत है, समझिए। तो ये कौन सा कानून इस मुल्क में अप्लाइड है इस वक्त? जो मैं एकदम लाइव असली केस बता रहा हूँ आपको, कहीं तो मैं फाइल ले आता हूँ, टीवी पे दिखा देता हूँ कि एक आदमी कह रहा है जी मेरे पास लीज है, मैंने ऑक्शन में इसको ख़रीदा है हाउस बिल्डिंग से। दूसरी तरफ वो आदमी कह रहा है कि जी मैंने बुक किया था ये घर, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई निकाल कर तो दिखाए। थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि लीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो लीज़ क्यों होती है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया है कि अगर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड एज इट इज़। जैसे कि मिसाल तौर पे एक लीज़ डॉक्यूमेंट आपके हक़ में रजिस्टर हो गया तो उस प्रॉपर्टी के मालिक तारिक खान जावेदी कहलाएंगे, चाहे मैं 100 गवाह ले आऊँ कि ये नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जहाँ तक अब आप सवाल ये कि देखिए, कानून जज साहब को इख्तियार है, अगर कोई आदमी जाली डॉक्यूमेंट की कोर्ट में दाखिल करता है तो उसके ख़िलाफ़ वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि इस चीज़ को तो कानूनी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जज साहब ही कर सकते हैं, आप या मैं वकील या लिटिगेंट को इख्तियार नहीं। ठीक इसी तरीके से अब थोड़ा सा अगर आप इससे नीचे आ जाएँ तो FIR दर्ज कराना ये एक समझे जुए शीर के बराबर है, इस पर अब मज़ीद डिस्कस करना बेकार आपने। ये तो हो गई। अब FIR दर्ज हो गई, उसके बाद वो केस आया है किसी। अच्छा, अभी इसमें मैं इसी केस को लेके बात करता हूँ, लॉजिंग ऑफ केस। एक आदमी आता है, कहता है जी मुझे किसी ने मुझे नोटिस भेजा है कि ये घर उसका है, अब वो मुझे लीज के डॉक्यूमेंट भी साथ साथ भेजा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं असल मालिक तो मैं हूँ क्योंकि मैंने बुक किया था ये। तो क्या ऐसा केस रजिस्टर लॉज होना चाहिए? देखिए, उसी वक्त उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए? मैंने आप सर्च किया कि अदालत, अब ये जो आपने कहा ये सिविल मैटर, सिविल मैटर में ऑर्डर 7/11 में इस बात पे वजाहत की गई कि कोई केस ऐसा, या तो जिस शख्स ने केस दाखिल किया उसके पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है? तो यही मैंने कहा, तो उसके दावे को उसी वक्त उसी लम्हे रिजेक्ट किया, ना कि उसको 4 साल तक चलाया जाए। अब मिसाल तौर पर वही एक शख्स बुकिंग वाला कह रहा है, एक शख्स जो है वो रजिस्टर्ड लीज डीड लेके आया हुआ है, तो जो रजिस्टर्ड लीज डीड जिसके पास है उसका जो है ना राइट, ज़्यादा कोर्ट वेरीफाई कर सकती है कि वाकई ये है या नहीं। हाँ, नहीं देखिए, अब रजिस्ट्रार से पूछ ले कि भाई ये जेन्युइन है या तो बात सही। देखिए, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट की भी कोई हैसियत, अगर वो लीज डीड बिल्कुल सही है। अब आप इस पे आ जाइए कि सब्सिक्वेंट लीज किसी कीमत पे जो शख्स रजिस्टर करा रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो पहले देखे कि भाई इसकी कोई और लीज ऑलरेडी हुई तो नहीं, अगर हुई है तो दूसरी लीज हुई, दूसरी जिसने भी रजिस्टर किया उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सब कानूनन मुजरिम, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, इस तरह का केस करके 4 साल 5 साल अगर उससे निकाल दिए, इस दौरान जो एक्चुअल मालिक था वो अगर डिप्राइव रहा तो कहाँ इंसाफ है? ये कौन से मुल्क का इंसाफ है ये भाई? तो मैंने क्या दुनिया में कहीं है और ऐसा हो रहा है? देखिए, एग्जाम्पल दे दे। ये जो ना इस्लामी मुल्क में हो रहा है जहाँ इस्लामी कानून है, ना ब्रिटिश या जो दूसरे कानून जहाँ वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। कैसे हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें इस मुल्क में इन सिचुएशन को रखते हुए? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ आप ये फैसला नहीं कि यहाँ इस्लामी कानून चल रहा है या ब्रिटिश का कानून चल रहा है, यहाँ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं।
अब आपने बात को चूँकि ज़्यादा बढ़ा दी, देखिए सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आइन का मुताला करें तो वहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क की आला तरीन अदालत होगी, मुल्क की जितनी भी अदालतें हैं सब उसके मातहत। उसके बाद आप आ जाएँ हाई कोर्ट, ये सूबे की आला तरीन अदालत होगी, जितनी भी उस सूबे में अदालत है सारी अदालत उसके मातहत। फिर आप आ जाएँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़िलाई अदालत जितनी भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, स्पेशल कोर्ट जो है उसमें बाद स्पेशल कोर्ट्स के जजेस की पावर्स उतनी है जितनी कि हाई कोर्ट के जज की पावर। तो इसके क्या मानेंगे, एक मुल्क में एट ए टाइम 2 हाई कोर्ट चल रही है। अब हमारे यहाँ जुडिशरी पे प्रॉपर तवज्जो कभी दी ही नहीं गई। अगर जब भी कोई 4 स्पेशल कोर्ट्स बना दो, अरे भाई तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट है वही इन्वेस्टमेंट, वही पैसा अगर आप जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है उस पर लगाएं तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं। मिसाल तौर पे अगर वहाँ जज की कमी है तो स्पेशल जज अपॉइंट करने के बजाय आप जो है जो जहाँ देखें कि जजेस की कमी है वहाँ आप उसी पैसों को इन्वेस्ट का, ऐसा नहीं है। यहाँ जहाँ उन्होंने ज़रूरत देखा उन्होंने कहा जी फ़ौरन स्पेशल कोर्ट बनाओ। स्पेशल कोर्ट जो है मैं समझता हूँ इसका जिक्र आपके आइन में कहीं नहीं। और सब यहाँ पे लेना पड़ेगा एक ब्रेक। नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें रूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस पे कि किस तरह से रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तरक्की नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ ना होना बहुत बड़ा रुकावट बन गया है हमारे इकनॉमिक इंजन के लिए। ये इंजन कभी भी स्पीड नहीं पकड़ सकता जब तक यहाँ के कानून स्पीड ना पकड़ें। 19 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से पहले भी थे और आज भी हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ हायर्स लेवल पे बड़ी ज़बरदस्त रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है, उसको कंटेम्प्ट किया जाता है उसको, और वो गरीब तैयार भी हो जाता है कि जी ठीक है मुझे हथकड़ी लगा के जेल भेज दो। एक तरफ तो ये रूल ऑफ लॉ की शक्ल दिखाई जा रही है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लीज़ की कोई वैल्यू नहीं इस मुल्क में। FIR जो कि जावेद साहब के मुताबिक फ़ौरन एट द सेम इंस्टेंट कटना चाहिए, नहीं कटता। केसेस बिल्कुल ही फॉल्स किस्म के केसेस आराम से ले लिए जाते हैं, उस पर 4-4 साल तक ड्यूएल किया जाता है। ऐसे में कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लाएँ, कैसे मुल्क को तरक्की दें, क्या हमें कोई अल्टरनेटिव निज़ाम ढूंढना पड़ेगा, इसी पे बात हो रही है। अल्टरनेटिव निज़ाम से पहले मैं चाहता हूँ कि जो अभी निज़ाम है इसके अंदर जो खामियाँ हैं या जो रुकावटें उस पर हम डिस्कस करें। आपने रजिस्टर का सिस्टम बिल्कुल साफ बता दिया, कानून बता दिया, अमल ना होना वो एक अलग चीज़ है। FIR के बारे में आपने कह दिया कि बिल्कुल फ़ौरन होना चाहिए, जो SHO नहीं करता उसको उल्टा लटकाना चाहिए हमें पकड़ के। लॉजिंग ऑफ केसेस पे भी आपने कह दिया कि अगर फॉल्स केस नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट उसको फ़ौरन रिजेक्ट करना चाहिए, और इस तरह का अगर केस आ भी गया तो विद इन 1 or 2 सेशन इट शुड बी क्लियर्ड। आप क्लैरिफाई कर लें कि भाई हु इज़ द लीज होल्डर फ्रॉम द रजिस्ट्रार, उसके बाद उसको फैसला देते कि भाई यू हैव नो केस हियर, गो। इस तरह से स्पीड बढ़ सकती है केसेस की। अभी तो FIR के लिए लोग कोर्ट में जा रहे हैं, विच इज़ वे शेम। इससे जो है कोर्टों पे अननेसेसरी बर्डन पड़ रहा है। अच्छा, अब आ जाइए सर्विसिंग पे। सर्विसेज का भी बड़ा मसला है। आप ही के एक शो में मैंने सुना था, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया था जिसको बहुत पसंद किया गया, आपने कॉलम में भी लिखा कि एक किसी साहब को सर्विस करनी थी हाई कोर्ट को, कराची कोर्ट को, और वो साहब का एड्रेस था KMC बिल्डिंग। बहुत तलाश के बावजूद वो जो बेलिफ साहब थे उनको KMC की बिल्डिंग नहीं मिली, और उन्होंने लिख दिया रिपोर्ट में कि देयर इज़ नो सच एड्रेस। ये क्या सिलसिला है? सर्विसिंग क्यों इतना बड़ा मसला बना हुआ आजकल के दौर में? ये ट्विटर, फेसबुक, इंटरनेट का ज़माना है। देखिए मेरी अर्ज़ सुने, सर्विस सिविल सूट्स में सबसे बड़ी जो मजबूरी एक लिटिगेंट के आगे आती है वो ये है कि डिफेंडेंट पे नोटिस सर्व करवाना, या अगर आप एपिलेंट हैं तो रिस्पोंडेंट पे सर्व करवाना। अब ये जो है बेलिफ इतना पावरफुल है, वो जो लिख के दे दे समझिए वो हतमी बात। हालांकि बेलिफ की रिपोर्ट जो होती है वो ऑन ओथ होती है, अगर उसने झूठी रिपोर्ट दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनन हो सकती है। लेकिन मैंने अपने इतने टेन्योर में आज तक किसी बेलिफ के खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए कम से कम मैंने ना देखी ना सुनी।
इस पर्टिकुलर केस में तो उसको सीधा बंद किया जा सकता मैंने था आपसे अर्ज किया ना कि ये जो आपने अभी जिनसे मैं काम सीखता था, ये 80-82 की बात है। उन्होंने कहा भाई इस केस में तो एक अजीब गरीब इत्तेफाक हुआ। जावेद साहब, मैंने क्या हुआ? कह रहे बेलिफ को केएमसी बिल्डिंग नहीं मिली। तो मैंने कहा सर आपने कुछ बोला नहीं। मैंने जज साहब से कहा कि सर ज़रा साहब खिड़की से बाहर झाँक के देखिए। उन्होंने कहा अरे छोड़िए रजू साहब, कहाँ मुसीबत में, चलिए मैं रिपीट सर्विस कर देता हूँ। तो सवाल ये कि देखिए सालों साल लग जाते हैं अब ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब आप इस पे ये प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने आपसे ये बात कहा था पहले, अगर आपको याद है आपके टॉक शो में, कि हमारे यहाँ कानून साजी जब भी हुई या तो किसी को नवाजने के लिए या किसी को जलील कर। अगर ये कानून ये बहुत अच्छा है सर्विसिंग का, तो बैंकिंग कोर्ट में सिर्फ एक दफा सम्मन जाता है। क्यों होता है? क्यों? अब एक ही मुल्क में दो कानून क्यों? बैंकिंग कोड का जो लॉ बना, अगर आपने इसका मुताला करें तो ये बैंक्स ने इसमें हर वो चीज रखी है जो उनके फायदे के लिए जाती। अब एक दफा सम्मन गया, जिसको सम्मन गया वो चाहे जिंदा है चाहे कब्र में भी है, देन सर्विस विल बी हेल्ड गुड अपॉन द डिफेंडेंट। जो उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, जो कि कानूनन गलत है। अब आप एक बात समझिए कि ये लॉ है कि एनी प्रोसीडिंग फॉर अगेंस्ट ए डेड पर्सन इज नलिटी इन द लॉ। किसी मरे हुए आदमी के खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता, किसी मरे हुए आदमी के नाम पर कोई केस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फिर क्लास डिफरेंस आ गया। आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, आपका कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, आप बैंकिंग कोर्ट में नहीं जा सकते। बैंकिंग कोर्ट में सिर्फ बैंक जा सकता है या बैंक रिलेटेड इश्यूज जा सकते हैं। और बैंक, जैसे कि आपने ये कहा, यहाँ पे उन्होंने स्पीड पकड़ ली, एक बे सर्विस हो गया, धड़ 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 लोगों के घर और प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती हैं देखते देखते, चाहे उसको सर्विस मिली ना मिली, वो आया ना आया, और नीलामी हो गई। तो यहाँ पे आपने एक क्लास को तो प्रिविलेज दे दिया, इसकी वजह से बैंक्स बड़े मजबूत हो गए मुल्क में। लेकिन व्हाट अबाउट ए नॉर्मल गाय? अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया, किसी ने उस पर घर पे कब्जा किया हुआ है या उसका चेक बाउंस हुआ है, तो वहां पे तो इसके लिए कुछ नहीं। The shortest आप यहाँ पे क्लास डिफरेंस क्रिएट किया हुआ। The shortest reply to your question is the banking laws has been made only to protect the banks, to protect their. What about the borrowers? अच्छा, अब आप ये अभी आपकी बात को और मजीद आगे लेके, अब आपने बैंकिंग कोर्ट में एक बैंक ने एक केस डिक्री कर दिया मिस्टर एक्स के खिलाफ, चाहे वो दुनिया में है भी या कब्र में है। एक महीने के बाद खुद ब खुद, जिसको आप सुओ मोटो कहेंगे, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग यानी कि इजराई डिग्री शुरू हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी बेचो, जो जी चाहे करो। लेकिन इसी तरह अगर आपने एक केस किया और आप वो जीत गए, यूँ समझ लीजिए कि आपने एक टेनेंट के खिलाफ केस किया, आप जीत गए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 3 महीने मकान खाली कर दो। अब आप जो है बेलिफ के रहमो करम पर हैं, वो चाहे 3 महीने में खाली कराए चाहे 3 साल में खाली कराए, उसके पास इतने जवाज हैं जिसकी वजह से वो जब चाहे खाली कराए चाहे ना कराए। लेकिन बैंकिंग कोर्ट में नहीं, बैंक एट वंस, बल्कि अगर बैंक चाहे तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट किसी भी बोरोवर की प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकते। तो मैंने आपसे यही कहा कि यहाँ कानून साजी की गई इस तरीके से कि किसी एक तबके को नवाज दो। कि अगर इंसाफ की बात होती तो यही बैंकिंग कोर्ट तमाम फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सुनता, भले फीस ज्यादा ले लेता कि भाई स्पीडी काम मिलेगा। अगर जैसे आप कहीं काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे अर्जेंट फीस नादरा में ज्यादा होती है, नॉर्मल फीस कम होती है। इसी तरह बैंक में भी कर दें कि भाई अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे सस्ता तो होगा लेकिन लेंदी होगा, मगर बैंकिंग कोर्ट पे चले गए तो तेजी से हो जाएगा कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट। अभी आप जो ये रूल ऑफ लॉ, व्हाई बैंकिंग लॉ, व्हाई नॉट बिजनेस कोर्ट? रूल ऑफ लॉ अगर वाकई हो तो जितने आपके सरकारी अदारे में जो करप्शन बदमाशी है ये एक दिन में ख़त्म हो सकता। अब आप यूँ समझे कि इसी वाले ने आपको 2 करोड़ का बिल भेज दिया, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको कहा जाएगा 50% नहीं तो कम से कम 25% आप पहले जमा करें, फिर आपकी सुनवाई राय दुआई होगी। क्यों? वही उससे नहीं पूछा जा सकता कि तुमने 2 करोड़ का बिल कैसे भेजा। क्या एक छोटे से मकान में 2 करोड़ का आ सकता है बिल? तो अब ये आपके जो समझिए ये दूसरी, अब आप ये देखें, आप भी इस कराची शहर में रह रहे हैं, बाज़ घरों में महीनों बल्कि साल भर पानी नहीं आता है, ये बात दुरुस्त, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पानी का बिल तो पाबंदी से आ रहा है। तो जिस शख्स के घर पानी नहीं आ रहा और पानी का बिल आ रहा है, क्या वो कोई रेमेडी है उसके पास? हो जाके पूछे कि साहब मैं बिल क्यों दूँ, मैं तो बिल पानी का दे रहा हूँ ना, पानी तो मेरे घर में आ नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे पानी उसके घर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे आपके घर बिजली आ रही है नहीं आ, बिल देना आप। और आजकल मैं समझता हूँ जो आप बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, आजकल आप लोड शेडिंग का बिल दे रहे हैं।
ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अगर आप बिल पाबंदी से अदा कर रहे हैं तो ये आपका वेस्टेड राइट है कि आपके घर में बिजली होनी चाहिए, सिवाय इसके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो गई, कहीं तार वार टूट गया, कहीं जनरेटर फेल हो गया, कोई हो गया। अच्छा, सर्विसिंग पे अच्छी खासी बात हो गई, आपने एक एग्जांपल बैंकिंग कोड का दे दिया और साथ साथ आपने वहाँ की स्पीड भी बता दी कि कितनी तेज़ी से एक नॉर्मल केस में इतनी डिले क्यों होती है? 4-4 साल एक डिसाइड करने में कि ये ओनर है या ये ओनर है या ये कातिल है या ना ही कातिल है, इतना लंबा वक्त क्यों लगता है? ये हियरिंग पोस्टपोन क्यों होती है इस मुल्क पे इतनी ज़्यादा? देखिए, क्या कॉमन सेंस नहीं है? अब आपने दो बातें देखिए, अभी जो आपने एक ये जो कत्ल वगैरह का, एक है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में आप ये समझ लीजिए FIR तक तो हम पहुंच गए। अब एक केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, वो जो जिसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया वो उस केस का बादशाह है, वो जैसे जी चाहे इन्वेस्टिगेट करे, वो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं उसके नहीं। खैर विदिन 14 डेज उसको देना, चालान सबमिट करना चाहिए अदालत में, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन बहरकैफ कहने का ये कि ये 14 डेज वाली बात भी समझिए, किताबों तक तो सही है, लेकिन इस पर भी स्ट्रिक्टली अमल दरामद नहीं हो सकता। अब जैसे आप बात सुनिए, FIR अगर दर्ज हो गई तो उसको विदिन 24 आवर्स, अगर छुट्टी नहीं है, जैसे फर्ज की सैटरडे को संडे को छुट्टी होती है तो 24, उसको नेक्स्ट डे अदालत में ज़रूर भेजना चाहिए कंसर्न मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, विदिन 24 आवर्स FIR का ज़रूर जाना चाहिए। अक्सर व बेशतर अदालत में भेजते ही नहीं, अगर भेजते हैं चूँकि आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं, किसी ने आपको देखा, FIR ऐसी होती है कि जो लेके आया उससे कहो कि बाबू उसको पढ़ के सुनाओ तो वो भी पढ़ के नहीं सुना, तो उस FIR को भेजना ना भेजना मैं समझता हूँ बराबर है। कसम तो पूरी नहीं करना है, उसको भेजने का कोई मकसद है अदालत में, तो मकसद तो ताकि केस को आगे बढ़ाया जाए, कोई मकसद नहीं हुआ। खैर साहब, अब वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके केस भेज दिया है अदालत में। अब वो केस जो है, जो अदालत में जो वकील सरकार है, जो अदालत में प्रोसिक्यूटर है, वो उसके जिस शख्स का भाई बाप बेटा कत्ल हो गया, उस शख्स को कोई इख्तियार नहीं कि वो इंटरवीन करे, उसकी हैसियत मैक्सिमम एक गवाह से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वो चाहे कि भाई मैं खुद अपने 4 गवाह ले आऊँ, तो उस जब तक कि अदालत उन्हीं गवाहों को एग्जामिन करेगी जिनका नाम चालान में है। अगर और ये गवाहों का नाम चालान में, वो IO साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये उनके हाथ, तो ये देखिए ये इस निज़ाम में खराबी है। एकदम बेबसी का आलम है। आदमी का भाई कत्ल हो गया लेकिन भाई कुछ नहीं कर सकता, यही मैंने आपसे बैठा हुआ आराम से 4 साल 5 साल 10 साल। वजह ये है कि उस केस में उसका कोई अमल दखल नहीं है। मैंने कहा वो स्टेट केस कहलाता है, उसकी हैसियत सिर्फ एक गवाह की है। अच्छा, अब आप ये सब कहिए कि फर्क ये किसी केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवाना है तो वो भी काम एक जुडिशरी से नहीं लाने से कम नहीं है। अब आप वहाँ वो बोर्ड बैठेगा, वो SP साहब देखेंगे और DIG साहब भी उस बोर्ड के सरबराह, उन्होंने अगर ओके कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसी IO के पास केस है। अब फर्ज किया अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो उसको कह सकता है भाई तूने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, क्या मेरा बिगड़ गया? मैं तुम्हारे खिलाफ करता हूं। अब तुमको बताता हूँ कि कैसे मेरे खिलाफ लिखने का तुम नतीजा देखो। तो ये जिस शख्स पे जुल्म हो रहा है, ये जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी हम इस पर बात कर चुके, हमारे साथ बड़े बड़े जजेस भी बैठे और हमने कहा कि भाई एक कॉमन सेंस भी चीज़ होती है। एक आप लोग वहाँ चेयर पे बैठ गए तो इसका मतलब नहीं कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतनी जो आसानी से लोग आते हैं कि हर वकील जो चाहता है कि केस को डिले करे, या आज मेरे बच्चा बीमार हो गया तो आज मेरा ये हो गया, आज वो हो गया, और उस पर धड़ाधड़ बड़े आसानी से पोस्टपोनमेंट जो मिलती रहती है, एडजॉर्नमेंट जो मिलती रहती है, उसको कैसे चेक किया जा सकता है? जैसे कि निज़ाम अदल में हुआ, उन्होंने टोटल टाइम लिमिट ही दे दिया 4 महीना 6 महीना। क्या ये एक सोल्यूशन है कि कोर्ट को पता है कि जी इस केस पे सिर्फ 6 महीने ही मुझे काम करना है, इसी में कोई ना कोई फैसला करना है, तो कोर्ट कैन आर्गू बैक विद द लॉयर कि आपके बच्चा बीमार है या बीवी बीमार है, वो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे तो ये केस ख़त्म करना है। अगर आप लोग इस तरह से एडजॉर्नमेंट लेते रहेंगे तो ये आई कैन नॉट गिव अ डिसीजन विद इन 4 मंथ्स। देखिए, ये जो बात आपने कही, इस पर कई दफ़ा कानून साजी तो की गई, आला अदालत से डायरेक्शन तो आई, लेकिन इस पर अमल दरामद सही मानव नहीं हुआ। ये नई जुडिशल पॉलिसी आई, इसमें ये बताया गया कि एग्जीक्यूशन इतने दिन में डिसाइड होनी चाहिए, सूट्स इतने दिन में, फैमिली सूट इतने, लेकिन देखिए इस पर अमल दरामद, मैंने आपसे कहा
अब उस पर फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है ना इस मुल्क में। रूल ऑफ लॉ मैंने आपसे कहा ना, रूल है लेकिन अप्लाइड माइट इज राइट का फलसफा यहाँ जबानी और किताबों तक तो रूल ऑफ लॉ है। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर पे चलता है। थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसरन सा, अच्छा रूल ऑफ लॉ के बारे में आम तौर से आप लोगों के जहन में ये है कि ये ब्रिटिशर्स ने, नहीं, रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारे मजहब से माखूज किया गया। आपने ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। यही तो बार बार कह रहा हूँ मैं, 13 साल सऊदी अरब में रह के आया, वहाँ तो इस्लामी कानून है, वहाँ क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं हैंकी पैंकी, कोई सोचता भी नहीं है। आप इस्लामी ले आए कानून, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने आपसे कहा आप नाइजीरिया जैसे कोर्ट्स लिए हैं जो कि इस्लामी कोर्ट भी कहलाती है लेकिन एक पीपुल्स कोर्ट है, हमें कोई इतराज़ नहीं, वहाँ 5 दिन 6 दिन में फैसले होते हैं। हमें 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 तो एक मैटर को आगे बढ़ाना है, क्लियर करना है बस। मैंने कुछ आपसे नहीं फर्क कहा पड़ता, नाम कुछ भी दें आप उसको। सिविल सूट्स में अभी आपके पास मजीद अच्छा टाइम नहीं है रहा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर मजीद आपसे बात करें। नाज़रीन, रूल ऑफ लॉ पे ये हमारी डिस्कशन आपने सुनी, इसमें मेरा आर्गूमेंट ये था कि हाईएस्ट लेवल पे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा रूल आ गया कि प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी लगाने की बात हो रही है, लेकिन लोअर लेवल पे कोई तब्दीली नहीं आई है। 4 साल से 2009 से अदलिया आज़ाद है लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस में कोई कमी नहीं आई। ऑन द अदर हैंड निज़ाम अदल जो बालाकंड में नाफिज हुआ, वहाँ उससे बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है, वहाँ बड़े नंबर केसेस कम हुए। आम आदमी जो है डिमांड कर रहा है कि कानून को ड्रास्टिकली चेंज होना चाहिए। एक एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया, हर जगह रुकावट है, FIR नहीं करता, सर्विस में सालों लग जाते हैं, हेयरिंग चलती है तो चलती ही चली जाती है, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं होती। इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या नॉर्मल कोर्ट हो, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। लोग डिमांड कर रहे हैं तब्दीली, सिर्फ ऊपर लेवल पे दिखलावे की रूल ऑफ लॉ दिखाने से नहीं होगा, हमें ग्राउंड पे वो चाहिए रिजल्ट्स। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सऊदी अरेबिया का लॉ ले आएँ, अमेरिका का लॉ ले आएँ या जिरगा सिस्टम ले आए, कोई भी सिस्टम ले आए, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन चाहिए ताकि यहाँ बिजनेस हो सके। हमें इंसाफ चाहिए, अगर कोई मर्डर होता है, मेरा भाई मर्डर होता है, आई नीड क्विक रेमेडी, क्विक इंसाफ, नहीं तो फिर यहाँ वही होगा जो अभी हो रहा है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।